करते हैं मसूरी कैंपटी रोड पर जीरो पॉइंट के पास में एक चलती टैक्सी कार में अचानक से आग लग गई और हादसे में कार सवार 6 लोग बाल बाल बच गए। देर शाम को कैंपटी फॉल से घूमकर पर्यटक मसूरी वापस आ रहे थे और साथ ही टैक्सी कार चालक समेत 5 लोग और एक बच्चा उसमें सवार थे। मसूरी जीरो पॉइंट के पास में कार में से अचानक से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते कार ने आग पकड़ ली और आग के गोले में तब्दील हो गई। कार ड्राइवर ने आनंद फानंद में कार में बैठे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और खुद भी वहां कार से निकलकर अपनी जान बचाई। घटना की सूचना मिलते ही फायर सर्विस और मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची और फायर सर्विस के जवानों ने कार में लगी आग को बुझाया। जीरो पॉइंट पर हादसा हुआ ये, और क्या नाम बोले, गाड़ी में धुआं उठा, धुएं के बाद तुरंत आग लगनी स्टार्ट हो गई। इतने एयरपोर्ट वो क्या बोले आग बुझाने वाली गाड़ी पहुंची तो इतने में जल गई है पूरी। कितनी सवारी थी इसमें? 4 सवारी थी, एक बच्चा था और बाकी मैं था ड्राइवर। ऋषिकेश में नरेंद्र नगर रोड पर एक बेकाबू स्कूटी खाई में गिर गई और स्कूटी पर 2 महिलाएं और 2 छोटे बच्चे सवार थे। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और साथ ही एसडीआरएफ की टीम ने सभी घायलों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर्स ने एक महिला को मृत घोषित कर दिया, जबकि घायलों का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों महिलाएं घनसाली से देहरादून जा रही थी। और 10 दिन बाद में चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन इस साल की यात्रा में लैंडस्लाइड जोन, डेंजर जोन और साथ ही एक्सीडेंट संभावित क्षेत्र लोगों के लिए आफत बन सकते हैं। क्या है मामला, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। चारधाम यात्रा की शुरुआत 30 अप्रैल से होने जा रही है और अब तक 19 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। लेकिन इस बार की यात्रा में खतरे भी उतने ही बड़े हैं, जो श्रद्धालुओं के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। पिछले साल की तुलना में इस बार लैंडस्लाइड जोन की संख्या 35 से बढ़कर 60 हो चुकी है। वहीं एक्सीडेंट संभावित क्षेत्रों की संख्या भी 80 से बढ़कर 120 हो गई है। यानी यात्रा मार्ग अब और ज्यादा संवेदनशील हो चुका है। पुलिस ने चारधाम यात्रा मार्गों पर डेंजर जोन और एक्सीडेंट स्पॉट की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेज दी है और इन जोन में तुरंत सुधार और दोनों ओर जेसीबी तैनात करने की मांग भी रखी है, ताकि किसी भी इमरजेंसी में मलबा तुरंत हटाया जा सके। जहाँ जहाँ आइडेंटिफाइड जो स्लाइडिंग जोन्स हैं, जो हमें नोन जोन्स हैं, वहाँ पर तो पुलिस की व्यवस्था भी है, प्रॉपर वहाँ पे ड्यूटीज लगी हुई हैं। साथ साथ संबंधित जो कार्यदायी संस्था जो उस रोड को मेंटेन करती है, वहाँ पे उन्होंने अपने गैंगमैन्स को भी लगा रखा है। साथ साथ वहाँ पर जेसीबीज की भी डिप्लॉयमेंट हो रही है। इन डेंजर जोन की लगातार बढ़ती संख्या भूगर्भ वैज्ञानिकों की चिंता भी बढ़ा रही है। उनका कहना है कि पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड में भूस्खलन की घटनाओं में बड़ा इजाफा देखा गया है, जिसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप, सड़क चौड़ीकरण और बारिश के पैटर्न में बदलाव है। इससे इन क्षेत्रों में स्लाइडिंग की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। देखना चाहिए कि जो जियोलॉजिकल एक रिपोर्ट है, जियोलॉजिकल एक सर्वे करना चाहिए, जियो टेक्निकल सर्वे, ताकि ये पता चल सके कि उस टाइप में जहाँ पर हम जा रहे हैं, जहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वहाँ पे किस टाइप की रॉक है, क्या वो रॉक उसको सहन कर सकती है जो हम रोड वाइडनिंग कर रहे हैं, और किस टाइप में वहाँ रोड की सेफ्टी के लिए क्या उसमें नट बोल्टिंग या अन्य जो जियो टेक्निकल मेजर हैं उनको ध्यान में रख के उनका उपचार करना चाहिए। ताकि चारधाम यात्रा की तैयारी जोरों पर है और प्रशासन का दावा सरल, सुरक्षित चारधाम यात्रा का है। लेकिन नए स्लाइडिंग जोन इस बार की यात्रा में प्रशासन की कड़ी परीक्षा लेने वाले हैं। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। और उत्तरकाशी में डाबरकोट लैंडस्लाइड जोन नासूर बन गया है और कई सालों से यहां पर पहाड़ी से पत्थर आने से लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालात ऐसे हो गए हैं कि हल्की सी बारिश में भी पहाड़ी दरक जाती है। वहीं 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा का आगाज हो रहा है, लेकिन अभी भी डाबरकोट की समस्या का समाधान नहीं हो पाया।
चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है, जिसका असर रजिस्ट्रेशन में देखने को मिल रहा है और एक महीने में ही रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 19 लाख पहुंच गया है, जिसमेमें सबसे ज्यादा केदारनाथ के लिए 6,40,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो वहीं पर केदारनाथ बद्रीनाथ के लिए अगर बात करें तो 5,65,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। नैनीताल में अवैध होटलों पर एक्शन की तैयारी की जा रही है। सरोवर नगरी में पर्यटकों की भारी भीड़ आती है, ऐसे में अवैध होटल वाले खूब चांदी काट रहे हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। नैनीताल में अवैध होटल संचालकों पर अब प्रशासन का डंडा चलने जा रहा है। इसके लिए 15 वार्ड्स में कमेटी का गठन कर दिया गया, जो शहर के अवैध होटल्स की जांच कर रिपोर्ट तैयार करेगी। इसके साथ ही घरों को भी किराए पर लगा रहे लोगों की कमेटी रिपोर्ट तैयार करेगी, तो इन पर पर्यटन विभाग को जुर्माना लगाने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। हर वीकेंड पे ये एक टास्क फोर्स जाएगी जो इस तरह की जो अवैध गतिविधियां चल रही हैं, बिना पंजीकरण के व्यावसायिक प्रतिष्ठान चलाए जा रहे हैं और उससे जो वाहनों का दबाव बढ़ता है, उससे जो समस्याएं यहाँ पर बढ़ती हैं, प्लस उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं होने की वजह से टूरिस्ट के साथ भी कई बार धोखाधड़ी हो जाती है, तो उस पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। 1995 के बाद नैनीताल में व्यावसायिक निर्माण पर रोक लगा दी गई है और इस दौरान शहर में महज 80 से 100 ही होटल्स संचालित होते थे, लेकिन आज शहर में होटलों की बाढ़ सी आ गई है। हालात यहाँ तक हैं कि कई लोग घरों के कमरों को खाली करके पर्यटकों को ठहरा रहे हैं। प्रशासन हर साल जो रजिस्टर्ड होटल है उन्हीं की वेरिफिकेशन करके खाना पूर्ति कर देता है। यहाँ कितने अनरजिस्टर्ड होटल हैं किसी को नहीं मालूम। लोग अपने घरों में तक कमरे चला रहे हैं। उससे एक तो सबसे बड़ा खतरा है सिक्योरिटी का। हमें पता नहीं रहता वहाँ कौन आदमी आ रहा है, कौन जा रहा है। ना वो आईडीज़ लेते हैं, ना उनका कुछ पुलिस वेरिफिकेशन होता है उनके स्टाफ का, ना कुछ होता है। क्योंकि होता क्या है, जो रजिस्टर्ड होटल्स हैं इस वजह से वो लोग सफ़र करते हैं। हम लोग टैक्सेस भी दे रहे हैं, हर तरह के लॉज भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो अनरजिस्टर्ड हैं ना वो कोई टैक्स दे रहे हैं, ना कोई लॉज फॉलो कर रहे हैं और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। बहरहाल पिछली बार भी कार्यवाही तो जरूर हुई थी, लेकिन कोई खास असर नहीं पड़ा। अब देखना ये होगा कि इस बार प्रशासन का एक्शन कितना असरदार होता है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड में आज रात भी तेज बारिश का अलर्ट जारी है। वहीं चमोली में बारिश हुई और इसके साथ ही कई जगह पर ओले भी गिरे। पहाड़ के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई, जबकि मैदानी इलाकों में तेज आंधी की चेतावनी है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक 21 अप्रैल से मौसम साफ रहेगा। मौसम की मेहरबानी से उत्तराखंड वन विभाग फायर सीजन में अभी तक राहत में है और वन विभाग का दावा है कि इस फायर सीजन में अभी तक की सबसे कम घटनाएं हुई हैं और बीते साल अभी तक 429 घटनाएं हुई थी। इस साल अभी तक केवल 70 घटनाएं हुई हैं। उत्तराखंड में पिछले 10 सालों में आग की चपेट में आकर 24,000 हेक्टेयर एरिया में जंगल प्रभावित हुए। आग की चपेट में आकर इन 10 सालों में वन कर्मियों समेत 28 लोगों ने अपनी जान गंवाई। वन संपदा को जो नुकसान हुआ वो अलग है। इस लिहाज से फायर सीजन के दौरान उत्तराखंड बेहद संवेदनशील माना जाता है। हालांकि मौसम की मेहरबानी के चलते वन विभाग अभी तक राहत में है, लेकिन सोमवार के बाद मौसम सामान्य होते ही उसकी मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती है। फायर सीजन में 20 अप्रैल तक जहां 2023 में आग लगने की 243 घटनाएं हुई थी, वहीं 2024 में 20 अप्रैल तक 429 घटनाएं हुई, लेकिन इस बार अभी तक सबसे कम 70 घटनाएं हुई हैं। मौसम की मेहरबानियां भी अब खत्म होने वाली हैं। वेदर डिपार्टमेंट के अनुसार 21 अप्रैल के बाद टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, जिसके चलते फॉरेस्ट फायर की घटनाएं बढ़ सकती हैं। इसके बाद शुरू होगी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की असली परीक्षा, क्योंकि इसी दौरान 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की भी शुरुआत हो जाएगी। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौपरवात, न्यूज़ 18 देहरादून।
कांग्रेस नेता रणजीत रावत पर मामला दर्ज हुआ है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन की शिकायत पर केस दर्ज किया गया। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन ने सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया। दरअसल गुरुवार को जब रामनगर में स्मार्ट मीटर लगाने का काम हो रहा था और इस दौरान रणजीत रावत और उनके समर्थकों ने विरोध में मीटर सड़क पर पटक कर तोड़ दिए। तो वहीं घटना की तहरीर शनिवार को पावर कॉर्पोरेशन के जेई ने रामनगर कोतवाली में दर्ज करवाई, जिसके बाद में रणजीत रावत पर मामला दर्ज किया गया। मीटर का विरोध जारी रहेगा। एक बिल मैंने आपको अभी दिखाया, 48 लाख का बिल रामनगर में गंगोत्री बिहार में एक व्यक्ति का आया है और उसके बिल के आने के बाद उसके मीटर को उखाड़ दिया गया है, स्मार्ट मीटर को। वहां पर पुराना मीटर लगा के नया मीटर अभी तक जनरेट नहीं किया गया है। रामनगर के एक क्षेत्र में जो है स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे थे, जिसका विरोध कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत रावत द्वारा किया गया था अपने समर्थकों के साथ। उस समय में विद्युत विभाग से प्राप्त अवर अभियंता से प्राप्त तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है, जिसकी विवेचना जारी है। और अब बात सोशल मीडिया की करते हैं। उत्तराखंड बीजेपी ने न केवल जमीन स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत की है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी वो कांग्रेस से कहीं आगे नजर आती है। इंस्टाग्राम हो, एक्स हो या फिर फेसबुक हो, हर प्लेटफॉर्म पर बीजेपी की मौजूदगी न केवल सक्रिय है बल्कि आक्रामक और रणनीतिक भी देखी जा रही है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड में सियासी जंग अब सिर्फ मैदान में नहीं, मोबाइल स्क्रीन पर भी लड़ी जा रही है और इस डिजिटल रणभूमि में बीजेपी सबसे आगे मोर्चा संभाले हुए है। रणनीतिक तरीके से बीजेपी ने सोशल मीडिया को सिर्फ प्रचार का जरिया नहीं बल्कि जनता से संवाद का प्लेटफॉर्म भी बनाया। हर मुद्दे पर क्विक रिएक्शन, वीडियो मैसेज, ग्राउंड रिपोर्ट्स और इंटरैक्टिव कंटेंट के जरिए बीजेपी ने डिजिटल स्पेस में खुद को एक कदम आगे रखा है। खासकर यूथ तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया को बीजेपी ने सबसे बड़े हथियार के रूप में यूज किया। आज के युग में हमारा उत्तराखंड में एक युवा बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत समझदार युवा है। उत्तराखंड का राजनीतिक रूप से सक्रिय है, सोशल मीडिया का बहुत अच्छा जानकार भी और उसका यूज भी करना वो अच्छे से जानता है। हमारे यहाँ से अगर आप देखोगे और अन्य राज्यों की तुलना में हमारे यहाँ ज्यादा सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर मौजूद हैं। लोग समझ रहे हैं, जान पा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि देश की हालत क्या है। इसलिए उन्हें लगता है कि बदलाव करने के लिए अगर और किसके साथ खड़ा होना है, किसके साथ नहीं खड़ा होना है, तो युवा को एक मैसेज मिलता है सोशल मीडिया के माध्यम से। कि आपने अगर राजनीतिक क्षेत्र में सोशल मीडिया का कोई सबसे पहले उपयोग हुआ है तो वो बीजेपी ने शुरू किया है और इसीलिए बीजेपी बहुत स्ट्रांग एक वॉर रूम है सोशल मीडिया के लिए बना हुआ, जिसके माध्यम से हम लोग काम करते हैं। और आपको पिछले चुनाव में आपको हरीश राव जी ने बड़ा बढ़िया कमेंट किया था कि हम कुछ भी बोलते हैं तो जो सोशल मीडिया वॉरियर है बीजेपी के, वो हमारे चिथड़े उड़ा देते हैं, धज्जियां उड़ा देते हैं। वहीं कांग्रेस और उसके नेता इस डिजिटल दौड़ में काफी पीछे नजर आते हैं। डेटा भी यही कहता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम या एक्स, हर प्लेटफॉर्म पर फॉलोअर्स से लेकर एंगेजमेंट तक बीजेपी ने कांग्रेस को पीछे छोड़ा है। उत्तराखंड बीजेपी के एक्स पर 1.9 लाख फॉलोअर्स हैं, जबकि कांग्रेस के सिर्फ 84,000 फॉलोअर्स हैं। फेसबुक पर हालांकि कांग्रेस आगे है। बीजेपी के 3.35 लाख के मुकाबले कांग्रेस के 4.33 लाख फॉलोअर्स हैं। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी के फेसबुक पर 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जबकि पूर्व सीएम हरीश रावत के 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इसके साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के फेसबुक पर 71,000 और एक्स पर 16,000 फॉलोअर्स हैं, जबकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के फेसबुक पर 22,000 और एक्स पर केवल 4,000 फॉलोअर्स हैं। ओरिजिनल फॉलोअर्स हैं, उनकी संख्या अलग है। उनके जो डमी फॉलोअर्स हैं, जिनका पता ही नहीं है, एक आदमी ने 10 आईडी बनाई हुई है, सारे फॉलो कर रहे हैं, उस तरह के फॉलोअर्स भी हैं। तो फेक फॉलोइंग ज्यादा है उनकी, जिस तरह से उनकी सदस्यता है, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को बताते हैं। लेकिन कांग्रेस निश्चित तौर पे सोशल मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और हम इस बात से बच नहीं सकते कि कांग्रेस को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को और मजबूत करना है आने वाले समय में। बदलते सियासी परिदृश्य में सोशल मीडिया अब दूर दराज इलाकों से लेकर शहरी युवाओं तक पहुंचने का सबसे असरदार जरिया बन चुका है। ऐसे में तस्वीर साफ है, जहां एक ओर बीजेपी मैदान और मोबाइल दोनों पर मजबूत होती जा रही है, वहीं कांग्रेस न तो डिजिटल फ्रंट पर मोर्चा संभाल पा रही है और न ही जनता से जुड़ाव के मामले में बढ़त बना पा रही है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट।